अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय यीशु और हर धर्म को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहां भी हैं, खुश हैं, सेहतमंद हैं और अल्लाह, भगवान, ईश्वर या खुदा, जिससे भी आप दुआ मांगते हैं वो आपकी हर दुआ कबूल फरमाए। जो लोग परेशान हैं ऊपर वाला उनकी परेशानियां आसान करे, जो बीमार हैं उन्हें शिफा, स्वास्थ्य और सुकून दे, और जो अब हमारे बीच नहीं हैं उनकी आत्मा को शांति और रहमत मिले। आप सब जो मुझे कमेंट्स में प्यार, दुआएं और मोटिवेशन देते हैं, दिल से शुक्रिया, क्योंकि जो कहानी आज सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रहस्य, एक अनुभवी, एक डर की दास्तान है जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। अब जो भी अपने अपने तरीके से दुआ या प्रार्थना करते हैं वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब हम इन अनदेखी मखलूकात का जिक्र करते हैं तो कहते हैं वो सुनने चली आती हैं। तो दिल थाम लीजिए, रोशनी थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि इस बार कहानी नहीं, डर खुद बोलेगा। आज की कहानी हमें भेजी है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से आरहान ने, और ये कहानी उनके साथ नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के साथ घटी थी। आरहान लिखते हैं, भाई ये बात आज तक हमने किसी को नहीं बताई, सिर्फ हमारे घर वाले ही इस सच्चाई को जानते हैं। शायद हमने इसे बताया नहीं, क्योंकि आज भी जब हम इस बारे में सोचते हैं शरीर कांपने लगता है। यह घटना साल 2019 की है, जुलाई का महीना। बारिश का मौसम शुरू हुआ ही था। मेरे अब्बू ने शहर से थोड़ा दूर, लगभग 12 किलोमीटर दूर, खेतों के बीच एक फार्म हाउस खरीदा था। उनका इरादा था कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन वहीं रहकर खेती बाड़ी और पशुओं का ध्यान रखा जाए और कुछ करीबी रिश्तेदारों के ठहरने का भी इंतजाम हो जाए। फार्म हाउस बिल्कुल नया नहीं बनाया गया था, पहले से बना हुआ पुराना घर था, लेकिन अब्बू ने उसमें मरम्मत करवा दी थी। फर्श नया, दरवाजे नए, लेकिन दीवारें पहले जैसी, काली और पुरानी। जाने से पहले हमें गांव के कुछ लोगों ने मजाक में बोला, रात में खेतों की तरफ आवाजें आती हैं, अगर डरना मत हो तो रुकना। हम हंसकर टाल गए। हम 4 लोग थे, मैं, अब्बू, अम्मी और मेरी छोटी बहन इकरा। पहले दिन सब नॉर्मल रहा। शाम को हमने खाना खाया, कुछ देर बात की, फिर सो गए। लेकिन रात के 1:40 पर मेरी आंख अचानक खुल गई। पता नहीं क्यों, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस जैसे किसी ने मेरे अंदर से नींद खींच ली हो। कमरे में अंधेरा था, खिड़की खुली थी और बाहर खेतों से रात में मेंढकों और कीड़ों की आवाज आ रही थी। मैंने पानी पिया और वापस लेट गया। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा शायद अब्बू हैं, क्योंकि वो कभी कभी रात में बाहर गायों की तरफ देखने जाते थे। मैंने आवाज दी, अब्बू? कोई जवाब नहीं। दस्तक फिर से हुई, इस बार थोड़ी ज्यादा जोर से। ठक ठक ठक। मैं डर गया। अम्मी और इकरा दूसरे कमरे में सो रही थी, अब्बू भी वहीं थे, यानी दरवाजे पर जो भी था वो हम में से कोई नहीं था। मैं धीरे से उठकर खिड़की की तरफ गया। बाहर अंधेरा था, पर अचानक मेरी नजर सामने वाले खेत पर पड़ी। किसी के कपड़े जैसे हवा में उड़ रहे थे, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी दस्तक तीसरी बार हुई, बहुत जोर से। मैं डर के मारे दूसरी तरफ भागा और अब्बू के कमरे में पहुंच गया। अब्बू गहरी नींद में थे। मैंने उन्हें हिलाकर उठाया। अब्बू, किसी ने दरवाजा खटखटाया है। अब्बू उठकर आए। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। उन्होंने कहा शायद हवा से आवाज बनी होगी। हम वापस कमरों में चले गए। लेकिन भाई, मेरा दिल कह रहा था यह हवा नहीं थी, ये कोई था। उस रात हम सब सो गए, फिर भी मैं नींद के भीतर भी बेचैनी महसूस कर रहा था। दूसरे दिन अम्मी ने कहा, रात को कोई बाहर था। मैं उठी तो ऐसा लगा जैसे आंगन में किसी के पैर घसीटने की आवाज आई। अब्बू बोला, कोई जानवर होगा, लेकिन रात को सच सामने आने वाला था। उस रात बाहर हल्की बारिश हो रही थी। हम सब 4 लोग एक ही कमरे में सो गए, सुरक्षा महसूस करने के लिए। समय रात 2:07, आधी नींद में हम सब ने एक साथ वही आवाज सुनी, ठक ठक ठक। दस्तक इसी बार बिल्कुल अलग थी। इस बार वो दरवाजे पर नहीं, खिड़की पर हो रही थी, और खिड़की कांच की थी। अंदर से दिखाई दे रहा था कि कोई बाहर खड़ा है। मेरी बहन इकरा डर के मारे रोने लगी। अम्मी कलमा पढ़ने लगी।
और अब्बू धीरे से उठकर लकड़ी का डंडा उठाए खिड़की की तरफ बढ़े। खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी, पूरी भीगी हुई, बाल चेहरे पर चिपके हुए और उसकी गर्दन असामान्य तरीके से टेढ़ी थी। और जैसे ही अब्बू खिड़की के पास पहुंचे, वो औरत धीरे से मुस्कुराई और अपनी उंगलियों के नाखून कांच पर रगड़ते हुए खरोंचने लगी। कररर। खिड़की पर खड़ी वो औरत, भीगी हुई, काले कपड़ों में, उसकी गर्दन टेढ़ी और चेहरा किसी भी इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी मुस्कान ऐसी जैसे उसे पता हो कि हम अंदर से डर रहे हैं और वो हमारे डर का मजा ले रही हो। वो अपने टूटे पतले नाखूनों से कांच को खुरचती रही। किररर, किररर। अब्बू कांप गए, लेकिन हिम्मत करके बोले, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? उस औरत का चेहरा अचानक खिड़की के बिल्कुल पास आ गया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, बिना पुतलियों के। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे वो बोलने की कोशिश कर रही हो, पर आवाज उसके गले में अटक गई हो। अम्मी ने चिल्लाकर दरवाजा बंद किया और पर्दा खींच दिया। हम सब एक जगह बैठ गए। अम्मी दुआ पढ़ रही थी, अब्बू पसीने से भीग चुके थे। अचानक घर की छत पर तेज भागने की आवाज आई। धप 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 धप। कोई ऊपर दौड़ रहा था। फार्म हाउस की छत लोहे की थी, छोटी सी भी हलचल साफ सुनाई देती है, लेकिन यह आवाज इंसानी नहीं थी, बहुत तेज और बहुत भारी। इकरा रोने लगी। अम्मी, वो अंदर आ जाएगी। अम्मी उसे सीने से लगाकर बोली, वो अंदर नहीं आएगी, इंशाअल्लाह नहीं आएगी। लेकिन डर सिर्फ बढ़ता जा रहा था। तभी पर्दे के पीछे से खिड़की पर एक और दस्तक हुई, जोरदार, जैसे कोई हथेली नहीं बल्कि पूरी ताकत से मुट्ठी मार रहा हो। अब्बू ने दबी आवाज में कहा, यह इंसान नहीं है, ये कुछ और है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, घर के पीछे वाले दरवाजे से भी आवाज आई, इस बार कदमों की, जैसे कोई मिट्टी पर चलकर आ रहा हो। हम सब समझ गए, एक नहीं, एक से ज्यादा हैं। औरत फिर खिड़की पर आई। इस बार उसका चेहरा खिड़की के कांच पर चिपका हुआ था और उसकी गर्दन ज्यादा मुड़ी हुई, जैसे कोई अंदर झांकने के लिए अपनी हड्डियां तोड़ने को तैयार हो। अब्बू साहब फुसफुसाए, ये अगर इंसान होते तो इतने देर तक बिना बात किए, बिना जवाब दिए नहीं खड़े रहते। अम्मी की दुआ पढ़ने की आवाज तेज होने लगी। बाहर भागने की, चिल्लाने की और कांच नोचने की आवाजें एक साथ आने लगी। पूरे घर को ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से घेर लिया गया हो। अचानक सब कुछ शांत हो गया, एकदम घोर सन्नाटा, सिर्फ सांसों की आवाज और बारिश की बूंदें छत पर गिरने की धीमी आवाज। अब्बू ने धीरे से हिम्मत करके कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, लेकिन खिड़की के पास जाकर देखूंगा कि वो गई या नहीं। हम तीनों ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं अब्बू, मत जाइए। अब्बू बोले, अगर वो चली गई हैं तो हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं गई तो भी पता होना चाहिए। उन्होंने खिड़की के पर्दे के छोटे से किनारे को उंगली से थोड़ा सा हिलाया और फिर उनका चेहरा ऐसे जम गया जैसे खून सूख गया हो। उन्होंने पर्दा जोर से गिरा दिया और धीरे से बोले, वो अभी भी खड़ी है, बिल्कुल वहीं, लेकिन उसकी शक्ल बदल गई है। हम सब डर से सुन्न हो गए। इकरा की सांसें अटक गईं। अम्मी के हाथ से तस्बीह गिर गई। अब्बू के शब्द आज तक हमारे कानों में गूंजते हैं। वो अब मुस्कुरा नहीं रही, वो गुस्से में है और अब उसके साथ कोई और भी खड़ा है। घर के चारों तरफ सरसराहट फिर शुरू हो गई। दरवाजे पर फिर से खटखटाहट, खिड़कियों पर नाखून, छत पर भागने की आवाज। हम चारों एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहे। हमारी हिम्मत जवाब देती जा रही थी, लेकिन सबसे खतरनाक चीज अभी आने वाली थी। खिड़की के कांच के पीछे से हमें किसी औरत की दबी हुई, टूटी, घुटी हुई आवाज सुनाई दी। वो शब्द साफ नहीं थे, लेकिन इतने साफ थे कि समझ आ जाए। ओ, बदलो? किस बात का बदला? कौन था जिसने उसका कुछ छीन लिया था? ये औरत कौन थी? हम में से कोई भी नहीं जानता था। और तभी बिजली चली गई। पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूब गया। बिजली जैसे ही गई, पूरा फार्म हाउस काली अंधेरी खाई जैसा लगने लगा। कमरा, खिड़की, दीवारें सब गायब। बस हमारे 4 लोगों की सांसों की आवाज और बाहर की दानवी हरकतें। खिड़की के पास खड़ी वो औरत अब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी।
टूटी हुई, दर्द से भरी हुई और गुस्से में डूबी। ब द ल ओ। अम्मी दुआ तेज बोलने लगी। इकरा रोते रोते कांप रही थी और अब्बू अंदर से टूट चुके थे लेकिन अपने डर को दबा रहे थे। अचानक खिड़की के बाहर से सब कुछ शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं, कोई खरोंच नहीं। ऐसा लगा जैसे बाहर कोई जा चुका हो, पर भीतर एक डर बैठ गया। ये खत्म नहीं हुआ है, ये बस देखने के लिए रुकी है कि हम क्या करते हैं। अब्बू ने धीमी आवाज में कहा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, चाहे कुछ भी हो। हम सब ने हां में सिर हिलाया, लेकिन तभी दरवाजे का कुंडा अपने आप घूमने लगा। किसी ने हाथ नहीं लगाया था, कुंडी बस घूम रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे प्यार से खोल रहा हो। अब्बू चिल्लाए, कोई दरवाजे के पास मत जाना। कुंडी पूरी खुल गई, बस दरवाजा हल्का सा धक्का खाने का इंतजार कर रहा था और फिर अंदर से ही दरवाजा खुल गया। किसी के धक्के से नहीं, बल्कि जैसे दरवाजा खुद चलकर अंदर आया हो। बाहर कोई नहीं था, पर दरवाजा खुलते ही ठंडी लाश जैसी हवा कमरे में भर गई। एक सड़ा हुआ, धोखी, मिट्टी भरा भारीपन। इकरा बेहोश हो गई। अम्मी चीखी, इसे उठाओ, इसे संभालो। अब्बू ने उसे गोद में लिया, लेकिन तभी कमरे के कोने में रखे आईने पर कुछ दिखाई दिया। हम चारों तो कमरे में थे, पर आईने में 5 लोग दिखाई दे रहे थे। वो औरत हमारे ठीक पीछे खड़ी थी। अब्बू ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी, धीरे धीरे अपने सिर को और टेढ़ा करती हुई, इतना टेढ़ा कि हड्डियां टूटने की आवाज आई। आईने में वो हमारी बहन इकरा की तरफ इशारा कर रही थी। फिर अचानक आईने पर मुट्ठी मारी, कांच फट गया, लेकिन कमरा फिर भी खाली था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अम्मी चिल्लाई, बस दुआ पढ़ते रहो, पीछे मत देखो। हम सब जमीन पर बैठकर दुआ पढ़ने लगे। सब कुछ हिल रहा था, खिड़कियां, दरवाजा, छत, मानो पूरा फार्म हाउस उस औरत के गुस्से से कांप रहा हो। और फिर एक औरत की चीख, इतनी तेज, इतनी लंबी कि दीवारें गूंज उठी और अचानक सब कुछ रुक गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और जैसे कुछ हुआ ही ना हो, फार्म हाउस फिर शांत हो गया। बस बारिश की बूंदें और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। सुबह होते ही अब्बू ने हमें कार में बिठाया और शहर वापस ले आए। उस दिन के बाद हम कभी फार्म हाउस नहीं गए। अब्बू ने कुछ दिनों बाद खेत बेच दिया, लेकिन बेचते समय पुराने मालिक की एक बात पता चली। उस फार्म हाउस में पहले एक औरत रहती थी। उसका पति उसे खेतों में छोड़कर भाग गया था। उसने भूख और अकेलेपन से वहीं दम तोड़ दिया था और मरने से पहले उसने कहा था, जिस भी घर में 4 लोग होंगे, मैं 5वीं बनकर रहूंगी। भाई, हम 4 ही थे और उस रात वो 5वीं बनकर आ गई थी। आज 5 साल हो चुके हैं। हमारी जिंदगी नॉर्मल है, लेकिन आज भी कभी कभी रात को जब हम घर में एक साथ बैठते हैं, कभी कभी बिल्कुल हल्का सा खटखटाने की आवाज आती है। अब्बू बोलते हैं, कभी पीछे मत देखना, कभी खिड़की मत खोलना और कभी ये मत सोचना कि वो चली गई होगी, क्योंकि वो जाती नहीं है, वो बस वापस आने का वक्त देखती है। दोस्तों, ये थी आरहान की भेजी हुई सच्ची हॉरर कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज मैं हर हफ्ते लाता रहता हूं। और अगर आप भी अपनी हॉरर कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेज सकते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे डरावनी कहानी अगली वीडियो में नरेट की जाएगी। शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।